आ गया। बात करते हैं सरहद के उस पार की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद के उस पार हैं। 5 दिनों की विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। G20 सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा होगी खासतौर पर, और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें, अफगान आर्थिक सुधार जैसे मुद्दों पर बातचीत भी हो सकती है। खबर आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त भारत दुनिया में मजबूत हो रहा है क्योंकि विदेश नीति पर काम किया जा रहा है, और खबर आपको इस वक्त की पहुंचा रहे हैं। फिलहाल कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको जानकारी दे देते हैं किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है, क्योंकि खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर बात होगी। फिलहाल G20 में इन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। G20 सम्मेलन इस बार इकोनॉमिक और हेल्थ रिकवरी पर पूरी तरीके से केंद्रित होगा। और आपको यह भी जानकारी दे दें खासतौर पर कि इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर भी G20 सम्मेलन में चर्चा हो सकती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को लेकर हर मंच पर हम देख रहे हैं कि आवाजें उठ रही हैं, और G20 में भी इस पर चर्चा हो सकती है। खास करके इस वक्त जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, दरअसल वैश्विक आर्थिक सुधारों के लिए G20 मंच भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और खास तौर पर आपको यह भी जानकारी दे दें कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है, और अफगानिस्तान की स्थिति पर G20 में बात हो सकती है, जब तमाम जो देश होंगे वो एक मंच पर होंगे। और अफगानिस्तान की स्थिति वाली पर जो खबर है वो हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है अफगानिस्तान का मसला, क्योंकि दुनिया भर में चर्चाएं इस वक्त अफगानिस्तान को लेकर हो रही हैं। फिलहाल 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मेजर जनरल भूपेश जैन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आने के लिए। फिलहाल हम पहले भी चर्चा कर रहे थे इस पर, और वो बात अधूरी भी रह गई थी, इसलिए आप दोनों का एक बार फिर हमारे साथ आने के लिए। भूपेश जैन साहब, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे थे कि खास तौर पर आर्थिक मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, लेकिन जब हम G20 का जिक्र करते हैं तो क्या G20 में सुधार को लेकर जो आप चर्चा कर रहे थे कि हाँ G20 में सुधार होना चाहिए, ये किस तरीके का सुधार होना चाहिए, दरअसल ये बताइएगा, क्योंकि हम अपने दर्शकों को पूरी तरीके से समझा दें कि G20 कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देख रहे हैं खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश एक साथ आ रहे हैं, चाहे फिर आसियान हो या फिर अन्य बैठक। पहले भी कह चुका हूं इस बात के ऊपर कि सबसे पहले जैसे मैंने बोला, अफ्रीका का सिर्फ एक ही देश हाजिर है, साउथ अफ्रीका जी। उसी प्रकार अगर आप देखें तो यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन शामिल है, और उसके अलावा भी देश हैं उसके अंदर। उस जो G20 का जोर है अपने अपने देश की क्षमताओं के ऊपर है जी। और ये जो कार्रवाई है ये बहुत ही जरूरी है इसका ध्यान रखने का, क्योंकि G20 ने मैक्सिमम वैक्सीन कैप्चर कर ली है जी जी। मैक्सिमम जो लिक्विडिटी चाहिए थी मार्केट्स के लिए अपने देशों के लिए ले ली है, और अब हम दूसरे देशों को बोल रहे हैं ये G20 जो है इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप क्लाइमेट चेंज क्यों डिस्कस होगा? क्लाइमेट चेंज इसलिए डिस्कस होगा कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज का G20 के देशों पर आने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिसके पास रुपया धन पैसा है, नुकसान भी उसका सबसे ज्यादा है। पर इसके बावजूद ये जो जीरो एमिशंस की बात कर रहे हैं, ये अपने देश की बात कर रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बोला है, पर ये कोयला तो बेचता रहेगा, तो इस्तेमाल करने वाले देश तो कोयला जलाएंगे, वो कैसे बंद कर देंगे? भारत कैसे बंद कर देगा? चाइना कैसे बंद कर देगा? इनफैक्ट इस प्रकार हमारे जो देश हैं ये प्रॉमिस भी कर दे, लेकिन ये होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 2015 के अंदर जो अमीर देशों ने वादा किया था कि लोगों को $100 बिलियन का फंड बनाया जाएगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। सो G20 एक इकोनॉमिक फोरम था, पर इसके बावजूद ये जो इकोनॉमिक फोरम है ये बंट रहे हैं। EU से UK चला गया है, एक पैसिफिक के अंदर बन रहा है ढांचा,
इसी प्रकार अमेरिका में बन रहा है ढांचा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के साथ। सो जो G20 के अंदर किस प्रकार की कार्रवाई होगी, ये बहुत जरूरी है, और देखते हैं इसमें से क्या निकल करके आता है। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है, कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि कोई खास तवज्जो इन बातों के ऊपर देख करके कुछ निकलेगा, क्योंकि ये जो समिट्स होती हैं, ये समिट जो है पहले डिसीजन हो गए होते हैं, उनके ऊपर स्टैंप लगाने के लिए होती हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ भी निकल कर नहीं आया है मीडिया के अंदर कि कुछ ऐसा नतीजा निकल सकता है। ठीक है संजीव श्रीवास्तव साहब, क्या इस बात से आप सहमत रखते हैं, क्योंकि जो पहले भी हम चर्चा कर रहे थे खासतौर पर G20 को लेकर थी, क्योंकि G2 को लेकर भी बात हो रही थी, क्योंकि चीन खासतौर पर विश्व शक्ति बनना चाहता और अमेरिका होने नहीं देना चाहता, लेकिन भविष्य में यह संभावना भी तो हो सकती है कि G2 हो, ये 7 G20 रहे ही ना। और खासतौर पर जो जैसे भूपेश जैन साहब कह रहे हैं कि खाली ये दिखाने के लिए, स्टैंप लगाने के लिए मीटिंग है, फैसले तो पहले ही हो जाते हैं। खासकर देखिए, जहाँ तक G20 के सुधारों की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है कि G20 अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेशन और अधिक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है संजीव जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, मैं कोशिश करूंगा वो ठीक हो पाए, उसके बाद आपसे इसी का जवाब लेता हूं। भूपेश जैन साहब, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है संजीव साहब के, उसको ठीक करते हैं। इतने अफगानिस्तान पर अब आते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पर हम चर्चा कर रहे थे खासतौर पर। अब अफगानिस्तान और चीन, जिस तरीके से आप उइगर मुस्लिम का जिक्र भी कर रहे थे, क्योंकि पहले ही ये भरोसा ले चुका है, तालिबान जब सरकार बना रहा था तो चीन के साथ पहले भी मुलाकात हो सकी थी, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि हाँ, जो तालिबान भरोसा इस वक्त चीन को दिला रहा है उइगर मुस्लिम के लिए, तो आगे वो उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेगा? क्योंकि तालिबान तो पहले ही बयान दे चुका है कि हम हर एक मुस्लिम के लिए लड़ेंगे, आगे आने वाले समय में हर एक मुस्लिम को भरोसा भी दिलाया जा रहा है। तो उइगर मुस्लिम के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो दुनिया जानती है, लेकिन उस पर चुप्पी तालिबान भी साधेगा, क्योंकि पैसों की जरूरत है, और चीन को हमेशा से ये रणनीति रही है कि पैसे दे दीजिए, कर्ज दे दीजिए, दबाव डाल दीजिए, ताकि उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। तालिबान वारलॉर्ड्स की एक ग्रुपिंग है। जिस वारलॉर्ड्स ने कतार में डिस्कशन किया अमेरिका के साथ जी, और जिन्होंने रूल कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत अंतर है। आपने अपने मीडिया के अंदर सुना होगा, आपस में इनकी लड़ाइयां हुई हैं, मार पिटाइयों भी हैं, गोलियां भी चली हैं, और कुछ जो तालिबान का हेड है वो तो दिखाई नहीं आया पिछले 3 महीने से अभी तक। आप जो भी चीज ये देख रहे हैं, आपको ये चीज रियलाइज करनी होगी कि ये हर हालत के अंदर ये प्रॉब्लम तालिबान के साथ चलती रहेगी जी। और दूसरी बात ये देखिए, G20 में ना तो रशिया ना चाइना के राष्ट्रपति हाजिर होंगे। आज की डेट में तालिबान के अंदर साथ कोई अगर बातचीत कर रहा है तो ये दोष है। तीसरा देश जो तालिबान को पीछे से सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान, वो भी G20 पे नहीं होगा। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है, बात किससे करेंगे? वो अपने आपस में बात करके, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अमेरिका का बेस कम से कम 1000 किलोमीटर दूर है अफगानिस्तान से जी, तो वो तो पहुंच ही नहीं पा रहा। यूरोपियन यूनियन का कोई इंटरेस्ट नहीं है अफगानिस्तान के अंदर। तीसरा कंट्री है टर्की उधर हाजिर होगा। टर्की का जो अप्रोच है उसकी अपनी इतनी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जितनी ज्यादा है, उसके अमेरिका के साथ बढ़त चल रही है S-400 के ऊपर, F-35 एयरक्राफ्ट के ऊपर। अफगानिस्तान के ऊपर G20 क्या बात करेगा अदर देन जस्ट मेकिंग सम स्टेटमेंट्स। ठीक है संजीव जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सबसे पहले उस सवाल का जवाब दीजिएगा जो हम डिस्कशन कर रहे थे खासतौर पर G20 को लेकर फिलहाल। उसके बाद मैं अफगानिस्तान को लेकर एक सवाल आपसे पूछूंगा, पहले उस बात का जवाब दे दीजिएगा, कंटिन्यू करेगा अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी, आवाज आपकी आ रही है जी जी। देखिए, जो G20 के सुधार की जहां तक बात है, मेरा भी ऐसा मानना है कि जो G20 में अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। खासकर ऐसे क्षेत्रों का, अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट है उनका अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित हो तो अच्छा है। लेकिन जो G20 की जो महत्ता है
ये एक बेहद महत्वपूर्ण और मैं कहूंगा कि ये वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक मंच है। इस G20 में डेवलपिंग कंट्रीज तो है ही, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की साथ में बैठक होती है जी। आप जानते हैं कि जो G7 का जो औद्योगिक राष्ट्रों का समूह है उनकी एक अलग से बैठक होती है, लेकिन जो G20 है वो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन को सुनिश्चित करता है जी। ये पूरी दुनिया की 2/3 आबादी को रिप्रेजेंट करता है, 90% जो दुनिया का जो जीडीपी है उसे रिप्रेजेंट करता है, 80% का ट्रेड रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से जो वर्तमान समय में जो हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की जो बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की जो बात करते हैं, भूमंडलीकरण की बात करते हैं, उसमें G20 का महत्व सबसे अधिक है। और इसमें जैसा कि मैंने कहा कि सभी तरीके के देश शामिल हैं, चाहे वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को मदद करने के लिए ये सभी मिल बैठ करके मदद कार्य करते हैं। और जाहिर है कि ये पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के हित के बारे में सोचते हैं, न कि सिर्फ एक विशेष वर्ग के हित के बारे में। तो G20 का जो महत्व है इसको हमें जरा भी कम करके आंकने की जरूरत नहीं है, और इसका महत्व आगे आने वाले समय में और अधिक बढ़ने जा रहा है। भारत भी G20 की जो बैठक को आयोजित करने वाला है, भारत को भी ये सम्मान मिलने वाला है। तो इस तरह से अगर देखें तो वर्तमान जो विश्व में जो कोरोना की जो पेंडेमिक हुई थी उसके बाद से जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आया, जो हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके का डाउनफॉल हुआ, पूरी दुनिया एक कैद में चली गई थी, हर तरफ से लॉकडाउन की सिचुएशन थी। तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक और हेल्थ रिकवरी के लिए ये जो G20 की बैठक है वो अति महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें सारे देश विचार करेंगे कि किस तरीके से जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी को, ग्लोबल हेल्थ रिकवरी का जो प्रोसेस है उसको एक्सपेडाइट किया जाए। साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन का जो संकट है इसके ऊपर भी ये बात होगी। लेकिन मैं ये जरूर एम्फेसाइज करूंगा कि अफगानिस्तान के विषय पर G20 की जो भूमिका है, जो उसका महत्व है, उसे हमें जरा भी कम करके आंकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप देखिए तो अफगानिस्तान में इस समय सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने जा रही है। यूनाइटेड नेशंस की एक एस्टिमेट के मुताबिक आने वाले समय में जो आने वाली विंटर्स हैं इसमें आधी से भी ज्यादा, लगभग 23 मिलियन की जो अफगानिस्तान की आबादी है वो भारी भूखमरी का शिकार हो सकती है। वहां पे एक तरीके की अकाल जैसी स्थितियां, जैसा कि मृत्यु होती थी, भूखमरी की जैसी जो मृत्यु के बारे में हम जानते हैं इतिहास में, उस तरह की स्थितियां बनती जा रही है। तो ये जो भूखमरी अफगानिस्तान में भूखमरी का जो संकट आने वाला है उससे कैसे बचाया जाए। अफगानिस्तान में तालिबान ने तो जो गलती की सो की, लेकिन अफगानिस्तान की आम जनता को इसका खामियाजा न भुगतना पड़े, इसको लेकर के G20 ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफगानिस्तान के लोगों को डायरेक्ट प्रोवाइड कराने के लिए एक निसंदेह कार्य करेगा। और इस संदर्भ में मुझे लगता है कि भारत की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, G20 के राष्ट्रों की भूमिका तो महत्वपूर्ण होगी। तो अफगानिस्तान के संदर्भ में भी मुझे लगता है कि G20 महत्वपूर्ण है और उसे हमें उचित तरीके से और उसको एनालाइज करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं इससे अलग थोड़ा हट के बात करता हूं। भूपेश जैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप रक्षा विशेषज्ञ, इस चीजों को समझते हैं। अब जब हम बात करते हैं, अभी हमने देखा ग्रे लिस्ट का जब हम जिक्र करते हैं तो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है ही, और अब उसमें टर्की भी आ गया। टर्की का आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले। और खासतौर पर जब हम जम्मू कश्मीर का जिक्र इस तौर पर करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो स्थितियां खराब करना चाहता है पाकिस्तान है। पाकिस्तान का साथ इस वक्त तालिबान दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कह चुका है जी हमने तो तालिबान को इसलिए खड़ा किया है ताकि तालिबान हमारा साथ दे सके। पर क्या आगे आने वाले समय में आपको लगता है कि भारत को हर फ्रंट के लिए तैयार रहना होगा? एक तरफ से चीन है, एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ से तालिबान होगा। जो परिस्थितियां वो कहीं ना कहीं खराब होती जाएंगी, जिसके लिए अभी से हमें तैयारी करनी होगी। खैर हम वो कर भी रहे हैं, लेकिन और कितने मजबूती पर हमें काम करने की जरूरत है ताकि हर सिचुएशन के लिए हम रेडी रहें, हर फ्रंट पर लड़ने के लिए हम रेडी रहें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने अपने बात को, सवाल का आधा जवाब तो आपने सवाल के अंत में खुद ही दे दिया जी। मैं तो ये कहूंगा आपसे, अफगानिस्तान हम बार बार बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये आवाज, क्योंकि हमें चुभता है। पर अगर आप हालात देखें, सीरिया में क्या हाल है, लेबनान में क्या हाल है, यमन में क्या हाल है, अफ्रीका में वही हाल है, भुखमरी की हालत चढ़ी हुई है क्योंकि युद्ध के मामले में। सूडान में क्या चल रहा है, सोमालिया में क्या हो रहा था। सो अफगानिस्तान तो, और इन सब जगह में फाइनली रोल कौन प्ले करेगा? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस को क्या रोल देंगे आप? यूनाइटेड नेशंस का बजट है $3 बिलियन।
वो न्यूयॉर्क में होता है। न्यूयॉर्क शहर का बजट है $100 बिलियन जी। 30 टाइम्स मोर देन 33 टाइम्स मोर जी। तो आपने अगर यूनाइटेड नेशंस को एम्पावर ही नहीं किया, बेसिकली जो G20 है ये डेवलप्ड इकोनॉमीज ने, G7 ने डेवलपिंग कंट्रीज को अपने साथ लाया ताकि यूनाइटेड नेशन से हट करके वो अपनी इकोनॉमीज को सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज इन कंट्रीज की इन्फ्लुएंस कर सकें ताकि इनकी मार्केट्स बढ़े। सो G20 अगर 90% इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, जी जी, और टू थर्ड अगर पॉपुलेशन है तो बाकी 1/3 को शामिल करके या बाकी 10% को भी शामिल करके यूनाइटेड नेशन से के थ्रू काम क्यों ना करें। इसलिए क्योंकि वहां पर कोई फैसले हो ही नहीं सकते और या हो नहीं पाते, और कंट्रीज चाहते हैं कि उनके अपने इंटरेस्ट के फैसले हों। तो आपके सवाल का जवाब, हर कंट्री अपनी अपनी इंटरेस्ट को अपनी अपनी ताकत से, हिम्मत से ठीक कर रहा है। उसी प्रकार चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो टेररिज्म हो डोमेस्टिकली, चाहे वो लेफ्ट विंग टेररिज्म हो, जी जी, भारत को अपनी काबिलियत अपने आप तैयार करनी पड़ेगी और उसको उससे लड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल बस संजीव श्रीवास्तव साहब, क्या आप भूपेंद्र जैन साहब की बात से पूरी तरीके से सहमत है? क्योंकि हम रणनीति तैयार कर रहे हैं और हमें अपनी काबिलियत पर कभी ना शक था ना कभी होगा, और हम देखते हैं कि हमेशा से हम तैयारी करके रखते हैं, चाहे 62 का जिक्र करें या फिर हर एक युद्ध का जिक्र करें। हालांकि उस तरीके की स्थिति बनती हुई हमें LAC पर नजर आई थी, लेकिन हालात बद से बदतर होते होते रह गए, लेकिन अभी भी हालात ठीक नहीं है। तो किस तरीके की तैयारी हम कर रहे हैं, करनी चाहिए, और क्या भूपेश जैन साहब की बात से आप सहमत हैं? जी जी, मैं मेजर जनरल साहब की बात से सहमत हूं कि हमें अपनी जो तैयारियां हैं वो बहुत ही अच्छी रखनी चाहिए। देखिए, फॉरेन पॉलिसी कभी भी अल्ट्रुइस्टिक नहीं होती। किसी भी देश की विदेश नीति कभी भी अल्ट्रुइस्टिक नहीं होती है, वो स्वार्थ रहित नहीं होती है। हर राष्ट्र अपने अपने विदेश नीति को इस आधार में चलाता है कि उसके राष्ट्रीय हित सुरक्षित हों, वो देश और अधिक से अधिक सशक्त बने, वो और अधिक से अधिक मजबूत बने, और ये सभी राष्ट्र चाहते हैं। भारत भी यही चाहता है। और जैसा कि आपने प्रश्न किया और जैसा कि मेजर जनरल साहब ने कहा भी कि भारत को ऐसा करना चाहिए, मैं भी इससे पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि आज के वर्तमान विश्व में, जिस विश्व में हम रह रहे हैं, उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय जो हित हैं वो राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हित अगर सुरक्षित होते हैं, यदि बेहतर होते हैं, तो हमारा उससे राष्ट्र भी मजबूत होता है। यदि कोरोना की जो बीमारी के बारे में अगर कोई वैक्सीन बनती है तो उससे जाहिर है कि भारत को भी फायदा हुआ है। यदि विश्व में एक बेहतर वातावरण का जो संकट बना हुआ है उसका सुधार होता है तो उससे भारत के वातावरण को भी लाभ होगा। यदि जाहिर है कि विश्व में सुरक्षा संबंधी स्थितियां बेहतर होती हैं तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा भी बेहतर होगी। तो वर्तमान विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय हित हैं उससे राष्ट्रीय हित जुड़े हुए हैं और इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसी वजह से भारत को एक वैश्विक भूमिका भी निभानी होगी, एक ग्लोबल लीडर के तौर पे अपनी भूमिका निभानी होगी। और आज वो भारत, ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में, वो भूमिका निभाने के लिए तैयार है।